मैं पोर्ट सर्जिकल यूनिट में नर्स का काम करने जापान आया था। लोग मीलों दूर से यहाँ अपना इलाज करवाने आते थे। यहाँ के सर्जन्स बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हम मरीजों को वो नहीं बताते जो हम उन्हें नहीं बताना चाहते, और वो यही कि यहाँ भूत है। यहाँ पर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने मेरी चीखें निकल। कुछ महीनों पहले एक मरीज ने मुझसे कहा कि उसने रेड किमोनो पहने एक औरत को अपने बिस्तर के पास खड़े हुए देखा था। वो औरत खड़े खड़े उसे पूरी रात देखती रही। उस मरीज ने उस औरत का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो काले बालों से ढका हुआ था। क्या सच में आपने उसे कहाँ देखा था? वहाँ, वो ठीक वहीं खड़ी थी। उस मरीज ने डरे हुए चेहरे के साथ पर्दे के पीछे इशारा किया। मैंने पर्दा हटाकर उसे खुद दिखाया कि वहाँ कोई नहीं है। बाकी सभी बिस्तर खाली थे और उसके साथ उस कमरे में और कोई नहीं था। जैसे कि ये सब डरने के लिए काफी नहीं था, कुछ हफ्ते बाद एक अलग मरीज ने ठीक ऐसी ही बात कही, जब उसे भी उस कमरे में अकेले रखा गया। क्या आपने उसका चेहरा देखा था? ओह नहीं, लेकिन मैंने कुछ और देखा। वो मरीज किसी कमजोर डरे हुए खरगोश की तरह कांप रही थी। आपने क्या देखा? उसका सर सीलिंग को छू रहा था। उसकी गर्दन बहुत ऊपर तक जा रही थी, जैसे कि कोई सांप। अब जब वो सब बातें सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त सुबह के 2:30 बज रहे थे और मैं पहले से ही लगातार नाइट शिफ्ट करके थक चुकी थी। मैंने उस मरीज को आराम से सोने के लिए कुछ दवाइयां दे दी। जैसे ही वो सो गई तो मैंने तय किया कि मैं वार्ड में जाकर वक्त बिताऊंगी। उस वार्ड में 6 बिस्तर थे, लेकिन पेशेंट सिर्फ एक ही था। बाकी सब बहुत ही साफ तरीके से लगे हुए थे। सफेद बिस्तर अपने मालिक का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक मैगजीन उठाई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। 15 मिनट के बाद ही मेरे लिए आंखें खोलकर बैठना मुश्किल हो गया। मैं जानती थी कि ये अस्पताल के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी एक कोने वाले बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे ये याद नहीं कि जब मैंने किसी को लकड़ी के फ्लोर पर भागते हुए सुना तो उस वक्त क्या टाइम हुआ था। मैं ये सोचकर उठी कि शायद कोई आ गया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कमरा पहले ही तरह बिल्कुल खाली था। वो मरीज अब खर्राटे ले रही थी। हेलो, क्या कोई है? जैसे ही मैंने उस औरत के हंसने की आवाज सुनी, मैं चौंक गई। दरवाजा बंद था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले किया था। इसका मतलब ये है कि आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मिसेस टानाका, क्या फिर से नींद में चल रही है? मैं लाइट नहीं जला सकती थी क्योंकि ऐसे करने से सोई हुई मरीज जाग जाती। कमरे में जल रही लाइट ज्यादा रोशनी नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने अपने फोन पर फ्लैश लाइट जला ली और मैंने देखा कि एक औरत लाल रंग का किमोनो पहने ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी। इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं एक चीज तो बता सकती थी कि वो अजीब तरह से हंसते हुए मुझे घूर रही थी। ओह गॉड! मेरी मॉम की अचानक आई कॉल ने मुझे एक पल के लिए तो दिल का दौरा ही दे दिया। हाय मॉम, आप अब तक जाग क्यों रही हैं? कोको, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक आधी रात को मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मुझे बस एक बुरा सपना है। तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ मॉम, और मैं कहाँ हो सकती हूँ? मेरी नाइट शिफ्ट है। दोबारा? क्या तुमने नाइट शिफ्ट कहा? हाँ, क्यों? मैंने अभी देखा कि नाइट शिफ्ट करते हुए तुम्हारी आंख लग गई और तुम्हें एक अजीब सी दिखने वाली औरत सोते हुए देख रही है। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और वो... इससे पहले कि मेरी मॉम अपनी बात खत्म कर पाती, उनका फोन बीच में ही कट गया। मेरे कांपते हुए हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। बहुत ही धीरे धीरे तेज धड़कनों के चलते मैं वापस उस तरफ मुड़ी जहां वो औरत कुछ सेकंड्स पहले खड़ी थी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आंखें पूरे कमरे को छानने लगी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। अचानक मेरा फोन फिर से बजा। दोबारा मेरी मॉम मुझे फोन कर रही थी। मैं अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी तो मेरी नजर मरीज के बिस्तर की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां पर लाल किमोनो पहनी एक औरत के पैर दिख रहे थे। मैं उछलकर ऊपर उठी और बिस्तर के ऊपर देखा और वहां कोई नहीं था। क्या ये कोई बुरा सपना है? अब तक मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया था। मैंने अभी बिस्तर के नीचे एक औरत के पैर देखे थे, लेकिन जब मैं ऊपर देख रही थी तो मरीज के बिस्तर के पास कोई नहीं खड़ा था। मैं एक बार फिर झुकी और एक बार फिर मैंने वो नंगे पैरों को देखा। उसके अंगूठे के नाखून नहीं थे, जिस वजह से वहाँ खून जम गया था और नीचे का सूजा हुआ मांस दिखाई दे रहा था। मैं वैसे के वैसे बैठी रही। मुझे ऊपर देखने में डर लग रहा था जब अचानक वो पैर घूमने लगे। जैसे जैसे पैर मुड़े, हड्डियों के मुड़ने की आवाज तेज होने लगी।
मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही मर गई। मैं समझ गई थी कि बाकी मरीज इस कमरे के बारे में जो भी कहते थे वो सच था और शायद आज मैं इस कमरे से जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। जब मैं रोने के कगार पर थी, उस औरत की गर्दन नीचे गिर गई और उसका सर जमीन पर घूमने लगा, जैसे कि कोई सांप उसकी गर्दन लंबी खींचती गई और मेरी तरफ आने लगी। मैं उठी और विपरीत दिशा में भागने लगी। मेरा मकसद था कि मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊं, लेकिन इससे पहले ही मैं लड़खड़ा कर गिर गई। मैं अपने कमर के बल लेट गई क्योंकि मुझे वो आवाज बहुत ही करीब से आ रही थी। मैं मुड़कर देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये करना भी जरूरी था। मैंने अपना सर धीरे धीरे मोड़ा और उस औरत की तरफ देखा तो उसकी गर्दन कमरे की सीलिंग तक पहुंच चुकी थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें खून निकल रहा था। उसकी घुली हुई गर्दन किसी स्प्रिंग की तरह इधर उधर घूम रही थी। मुझे ये नहीं याद कि मैं कब बेहोश हुई। जब मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो मैंने खुद ब खुद ही वहाँ से नौकरी छोड़ दी। मुझे तेज बुखार हो गया। मेरी दादी माँ ने बताया कि जापान के लोग पुरानी कथाओं पर बहुत विश्वास करते हैं, जिन्हें वो रोकू रोकू भी कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि तामसिक आत्माएं रात में घूमती हैं। उन्हें अपने शिकार का खून पीना बहुत पसंद होता है और शायद उसी वजह से उस औरत के मुंह से भी खून निकल रहा था। मैं नहीं जानती कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया या फिर वहाँ रह रहे किसी भी मरीज को उसने किसी को चोट पहुँचाई है, ऐसी खबर कभी नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अकेले बोर हो जाती है, इसलिए लोगों से खेलने आ जाती है। चाहे जो भी वजह क्यों ना हो, मैं उस हॉस्पिटल में कभी वापस नहीं जाऊंगी। हाय, मेरा नाम सिल्विया है। एक हफ्ते पहले मुझे अपने डैड के साथ पिट्सबर्ग शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ मेरे डैड की नई नौकरी लग गई थी, इसलिए मेरे पास उनके साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मॉम के एक्सीडेंट में मौत हुई और तभी से मेरे डैड ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन साल के बीच में एक नए शहर में दोबारा शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए किसी नई जगह पर दोस्त बनाना आसान नहीं था, खासकर तब जब आप एक पढ़ाकू हो। मेरे नंबर अच्छे होने की वजह से मुझे शहर के बेहतरीन स्कूल में एडमिशन मिल गया। वो स्कूल दिखने में भी काफी अच्छा था, लेकिन वहाँ के बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मेरे पहले ही दिन मुझे अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन दिख गया था। मैंने अभी क्लास खत्म नहीं की थी और मैं रेस्ट रूम चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। मैं डर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी कि तभी वहाँ की लाइट भी जल गई और मुझे दूसरी ओर से अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। जब मैंने भागने की कोशिश की तो मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मैं लॉकर रूम में थी और मेरे आसपास कुछ लोग और स्कूल के प्रिंसिपल खड़े थे। मैं उठी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैं चिल्लाई क्यों और जमीन पर बेहोश की हालत में क्यों मिली। जो हुआ मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि मुझे कोई वहम हुआ है और मुझे आराम करने को कहा और वहाँ से चले गए। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकले, दो लड़कियाँ कैरन और एमिलिया मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझे चार्ली के बारे में बताया, मेरा चेहरे का एक पागल आदमी जो शहर में घूमता है और लड़कियों को अगवा करके मार डालता है। मैं ये सुनकर बहुत डर गई और उस रात डिनर पर मैंने अपने डैड को सब बता दिया। डैड ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि बिना चेहरे वाला कोई आदमी नहीं है, ये बस एक बकवास सी कहानी है जो लोगों ने खुद बनाई है और ये एक झूठ है। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाई। उस आदमी का ख्याल बार बार मुझे आ रहा था। मैं ताजी हवा के लिए बालकनी में आ गई और तब मैंने कुछ भयानक देखा। घर के सामने बड़ी सड़क पर मैंने एक आदमी को हुड वाली जैकेट पहनकर धीरे धीरे अपने घर के पास आते हुए देखा और जैसे ही वो हमारे घर से थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने रुककर मेरी तरफ देखा। मैं डर के मारे उछल पड़ी। ये वही बिना चेहरे वाला आदमी था जिसके बारे में एमिली और कैरन ने मुझे बताया था। मैं जोर से चिल्लाई और घर के अंदर भाग गई। मेरे डैड मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें बताया तो फौरन बालकनी में देखने चले गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो मुझे अपने कमरे में ले गए और उन्होंने मुझे अपने साथ सुलाया। मैं डर के मारे कांप रही थी। उन्होंने मुझे चुप करवाया और फिर मुझे सुला दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल गई, मैंने एमिलिया को देखा और मैं भागते हुए उसे सब बताने चली गई, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब मैंने उसे हिलाकर पूछा तो उसने मेरी तरफ देखा और वो रोने लगी। हे एमिलिया, क्या हुआ? वो रुक रुक कर सांस ले रही थी और उसने मुझे बताया, कैरन लापता है, वो पिछली रात बाहर गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी और इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, इतने में पुलिस हमारे स्कूल आ गई और वो हम दोनों से मिलकर कैरन के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। हमने उन्हें वो सब बताया जो हमें पता था। हमने पुलिस को बिना चेहरे वाले उस आदमी के बारे में भी बताया, लेकिन उन्होंने भी हम पर हंसते हुए कहा कि ये सब झूठी कहानियां हैं। जब पुलिस चले गई तो मैंने एमिलिया को बताया कि मैंने उस आदमी को कल रात फिर से देखा था। एमिलिया ने तय कर लिया था कि वो उस आदमी को ढूंढने जाएगी। मैंने उससे कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन बिना मेरी बात सुने वो निकल गई। मैं एमिलिया के लिए चिंतित थी और डरी हुई होने के बावजूद
मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। हमने अपनी अपनी साइकिल्स ली और बिना किसी को बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम शहर के दूसरे कोने की तरफ जाने लगे। हमें वहाँ एक सुनसान सुरंग दिखी। एमिलिया ने हमें बताया कि वो आदमी यहीं रहता है। हमने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और सुरंग के अंदर जाने लगे। मैं डरी हुई थी, लेकिन अमेलिया अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए डटी हुई थी। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हम अपने फोन की लाइट जलाने वाले थे, हमने एक लड़की की चीख सुनी, जाने दो मुझे, नहीं! हम एक सेकंड के लिए डर गए। अमेलिया की आंखें चमक उठी। उसने मुझे बताया कि वो कैरन की आवाज थी। हम उस तरफ भागे, लेकिन सुरंग आगे जाकर 2 भागों में बट रही थी। हमें नहीं पता था कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी और हम दोनों अलग अलग जाकर भी ढूंढना नहीं चाहते थे। हमने तय किया कि हम दाएं तरफ जाएंगे और हम उस तरफ चलने लगे। थोड़ा आगे जाकर हमने एक दरवाजा देखा, लेकिन वो बंद था। अमेलिया ने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढने को कहा। मैं अंधेरे में ढूंढने लगी कि तभी अचानक दरवाजा खुला। मैं देखने के लिए वापस मुड़ी तो वो वहीं था, चार्ली। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, हर जगह झुर्री और डरावना। मैं डर के मारे चिल्लाई। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने अमेलिया की गर्दन पकड़ ली। अमेलिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मुझे जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। मैं इधर उधर देखने लगी और मुझे एक लोहे की रॉड मिली। मैंने उसे उठाया और जोर से चार्ली के सर पर दे मारा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हम जल्दी से अंदर गए और हमने कैरन को बचा लिया। फिर हमने पुलिस को फोन किया और वहां से भाग गए। कुछ देर में पुलिस आ गई और सुरंग के अंदर छानबीन करने गई। उन्होंने वापस आकर बताया कि वहाँ कोई नहीं था। हम ये सुनकर हैरान हो गए। हमने ये तो साबित कर दिया था कि चार्ली नाम का आदमी है, लेकिन अब हमें डर था कि वो अपना बदला लेने हमारे पीछे जरूर आएगा। पुलिस ने हमें कुछ दिन तक घर के बाहर निकलने से मना कर दिया और उन्होंने चार्ली के लिए जगह जगह नोटिस लगवा दी। उस रात जब मैं सो रही थी तो मैंने अपने कमरे की खिड़की के खुलने की आवाज सुनी। मैंने देखा और मैं हैरान हो गई। वो चार्ली था। वो मेरी तरफ भागा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी और मैंने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस खींचा। मैं बिस्तर पर गिर गई और चिल्लाकर अपने डैड को मदद के लिए आवाज लगाने लगी। तभी दरवाजा खुला और मेरे डैड ने फावड़े से चार्ली के सर पर वार किया। हमने पुलिस को बुलाया। उन्होंने आकर चार्ली को गिरफ्तार कर लिया। वो शहर अब आखिरकार उस पागल से मुक्त हो चुका था।